देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता, कौन सी विशेषता? सामाजिक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थान की व्याख्या की पड़ी ना, कि कहां से हमें क्या मिला। अब इनकी विशेषता क्या रही? इनकी विशेषता क्या रही कि वहां के लोग किस प्रकार रहते थे, परिवार की प्रकृति कैसी थी, कैसे परिवार थे, किस प्रकार का उसका खान पान था, सामाजिक स्थिति। जैसे आप लोगों की भी अपनी एक सामाजिक स्थिति है या नहीं? जैसे अपन लोगों का सभी का अपना खान पान है, रहन सहन है, अपनी वेशभूषा है या नहीं? इसी प्रकार यहाँ के लोगों की भी अपनी अलग एक विशेषता थी कि समाज में वो लोग किस प्रकार रहते थे, समाज की प्रकृति कैसी थी, उनके पहनावा कैसा था, आभूषण पहनते थे या नहीं पहनते थे, हर विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता, मातर सत्तात्मक है। मातर सत्तात्मक है। परिवार की प्रकृति, परिवार की प्रकृति कैसी थी? मातर सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक थी या मातर सत्तात्मक? अगर जहां पे परिवार की प्रकृति मातर सत्तात्मक है, वहां पर हमेशा एकल परिवार मिलेंगे। कौन से परिवार मिलेंगे? एकल परिवार। और जहां की परिवार की प्रकृति पितृ सत्तात्मक है, वहां पर कौन से परिवार मिलेंगे? जैसे अपने राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका नाम है आहड़। क्या नाम है? आहड़। और ये अपने राजस्थान के उदयपुर में बेड़च नदी का नाम सुना है, जिसे आयड़ नदी भी बोलते हैं, उसके किनारे पर स्थित है। वहां पर जो परिवार मिले, परिवार की प्रकृति थी वो थी पितृ सत्तात्मक। कौन सी थी? और वहां पर परिवार के प्रमाण मिले संयुक्त परिवार। कुछ समझ में आया कि जहां से हमें पितृ सत्तात्मक प्रकृति मिली, वहां पर लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, और मातृ सत्तात्मक परिवार की प्रकृति थी, वहां पर लोग एकल परिवार में रहते थे। तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? परिवार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मातृ सत्तात्मक होनी चाहिए या पितृ सत्तात्मक? पितृ सत्तात्मक होनी चाहिए। आजकल भी अपने जो प्रकृति है वो सिर्फ 5% परिवार ऐसे हैं जिसमें पितृ सत्तात्मक है, बाकी 95 तो मातृ सत्तात्मक है। और जहां की प्रकृति मातृ सत्तात्मक में परिवर्तित हो जाती है, वो परिवार भी संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी परिवार की? मातृ सत्तात्मक। यहां के लोग शाकाहारी, वह मांसाहारी थे। शांत स्वभाव, शांति प्रिय, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले थे।
देखिए इधर, इधर देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो क्या थे बच्चों? शाकाहारी थे। क्या थे? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तु को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो फल फूल सब्जी रोटी खाते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी। जबकि जो जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं और जो दोनों को खाते हैं, जो दोनों को ही खाते हैं, सर्वाहारी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे कि वो शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे, लेकिन कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर भी खाते थे, शिकार करते थे, इसलिए वो मांसाहारी थे। यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शांति प्रिय, बहुत अच्छे लोग थे, शांति से रहते थे, आपकी तरह उपद्रव नहीं करते थे, बदमाशी। शाबाश, बिल्कुल आप शांति प्रिय हो। मतलब कि वहां के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। मतलब वो लड़ाई झगड़ा में ध्यान नहीं देते थे। तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना, अपन वैसे भी शांति प्रिय हैं और आगे भी शांति प्रिय रहेंगे ना। तो यहाँ के लोग अच्छे वातावरण में रहते थे, शांति प्रिय लोग थे, मिलनसार, सबसे मिलकर चलते थे, मिलजुल कर रहने वाले, कि एक दूसरे की मदद करते थे, मिलजुल कर रहते थे। जैसे आप लोग करते हो ना एक दूसरे की मदद, कि एक पर अगर एक व्यक्ति दुखी है तो समझ लो सबके ऊपर दुख है, एक व्यक्ति खुश है तो ये समझो कि अपन सब खुश हैं। सहकारिता की भावना से रहते थे लोग, मिलजुल कर रहते थे। वर्ग समझ गए क्या? कि समाज कितने वर्गों में विभाजित था? उस समय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? देखिए बच्चों, उस समय अपना जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? नंबर 1 पुरोहित, नंबर 2 श्रमिक, नंबर 3 व्यापारी। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित था? 3। जिसमें नंबर 1 था पुरोहित, एक वर्ग था जिसे हम क्या कहते थे? पुरोहित। दूसरा श्रमिक और तीसरा व्यापारी। पुरोहित कौन होता था? पुरोहित पूजा अर्चना, वह धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले। देखिए ये पुरोहित वही है जिसे हम ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और अपने यहां किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है तो वो कौन करवाता है? पुरोहित ही करवाता है ना। मिनट 2 4 5 में ओम समर्पयामि करके फिट काम, 1500 करके पार। तो पुरोहित समझ गए ना? पुरोहित मतलब ब्राह्मण, पूजा अर्चना करवाने वाले व धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करवाने वाले। श्रमिक, श्रमिक समझ गए? मजदूर, मजदूरी करने वाले। व्यापारी, लोगों की नौकरी करने वाले, नौकर चाकर, वो क्या है? मजदूरी करने वाले। श्रमिक, व्यापारी, वणिक लोग, व्यापार करने वाले। अरे बनिया नहीं होते हैं क्या? जिससे अपनी भाषा में वाणी हो। तो वणिक लोग, जो वाणिया लोग होते थे, वो क्या करते थे? व्यापार। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था?
3 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित था? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वर्ग नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वर्ग नहीं था? पुरोहित, श्रमिक, व्यापारी, सैनिक। कौन सा वर्ग नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से वर्ग का समूह सम्मिलित था? पुरोहित, श्रमिक, सैनिक। पुरोहित, व्यापारी, राजपूत। व्यापारी, श्रमिक, पुरोहित। लास्ट वाला, जिसमें ये तीनों होंगे वही सही होगा। जिसमें एक की भी कमी है, अगर दूसरा है तो वो क्या होगा कि 3 ही वर्ग में ये समाज विभाजित था। पुरोहित वर्ग, श्रमिक वर्ग और व्यापारी वर्ग। याद रह गया? हो जाएगा याद? आगे देखिए, परिवार की प्रकृति कैसी थी? यहां के लोग शाकाहारी और मांसाहारी स्वभाव में कैसे थे? शांति प्रिय। और जिसका स्वभाव शांति प्रिय है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? समाज कितने वर्गों में विभाजित था? पुरोहित, श्रमिक और व्यापारी। छाप दो। यहां के लोग सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। ऊनी वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनते थे। इधर देखिए, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र कि सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। अगर सर्दी थी तो सर्दी में कौन सा वस्त्र पहनेंगे और गर्मी में सूती। तो वहां के लोग 2 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ऊनी और सूती। और वहां के लोग आभूषण भी पहनते थे। ये नहीं थी कि महिला ही पहनती थी, महिला पुरुष दोनों क्या पहनते थे? आभूषण। लेकिन वहां की महिलाएं श्रृंगार ज्यादा करती थी। क्या करती थी? श्रृंगार। और श्रृंगार पेटी के अवशेष कहां से मिले? कहां से मिले? हड़प्पा से। कहां से मिले? और लिपस्टिक के अवशेष कहां से मिले? कहां से मिले? चनूदड़ों से। अरे लिपस्टिक चनूदड़ों से। काजल कहां मिला? सब कुछ भूल गए। अभी थोड़ी देर पहले आपको दारा सिंह जी पूछ रहे थे क्या समझ में नहीं आया? बोले कुछ नहीं आया। बोले गणित में नहीं आया। आपकी हिस्ट्री भी नहीं आ रही है भैया, अब कैसे पढ़ाएं आपको? वो आभूषण पहनने के शौकीन थे। क्या थे? आभूषण। तो आभूषण जैसे आजकल अपने महिलाएं सोना चांदी के पहनते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। लिख लिए क्या? लिख लो। मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन। पासा, शिकार, आखेट, नृत्य, पशुओं की लड़ाई।
पशुओं की लड़ाई। देखिए, हर प्रकार के लोगों के, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष, चाहे गांव में रहने वाले हो चाहे शहर में, प्रत्येक के पास अपना मनोरंजन का साधन होना चाहिए। बताओ, बिना मनोरंजन के अपन संतुष्ट रह सकते हैं कि खुश? बिना मनोरंजन के हम खुश रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। तो मनोरंजन के साधन जरूर है। आजकल तो अपने मोबाइल है, ये मनोरंजन का साधन बहुत अच्छा हो गया ना, कि आजकल है व्यक्ति मोबाइल को लेकर बैठ जाता है, इसी में तो खेल लेता है, इसी में मनोरंजन कर लेता ना। लेकिन उसमें मनोरंजन के संसाधन क्या थे? देखिए, यहाँ के लोग पासा क्या खेलते थे? पासा। और देखा नहीं है, सुना है कि जैसे पुराने समय में अपने यहां भी खेलते थे, एक लकड़ी को फाड़कर 4 लकड़ियों से चंगा नाम से, सुना है क्या? उसी प्रकार ये लोग क्या खेलते थे? पासा। नाम नहीं सुना है क्या? चौपड़ पासा। तो यहां के लोग मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे? पासा। कौन सा? पासा। शिकार, आखेट, इनका मनोरंजन का दूसरा माध्यम था कि अपने तीर बाण पत्थर लेकर कहां चलते? जंगल में रहते थे नदियों के पास, और जंगल में जाकर जीव जंतुओं पशुओं को मारते थे, उनका शिकार करते थे। और शिकार का ही दूसरा नाम क्या है? आखेट। शिकार का ही दूसरा नाम क्या है? आखेट। और इन लोगों का मनोरंजन भी हो जाता और शाम के समय का भोजन भी तैयार हो जाता। देखिए, एक पंथ दो काज। मनोरंजन के लिए उन लोगों ने शिकार कर लिया और शाम के समय भोजन तैयार कर लिया। दोनों काम हो गए ना। तो अपने भी ऐसा काम करो, एक पंथ दो काज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिकार करना आपको, लेकिन एक तीर से क्या होना चाहिए? कितने निशान पार होने चाहिए एक तीर से? तो आप पढ़ाई ऐसी करो कि एक के साथ एक ऑफर मिले आपको, ठीक है ना। देखिए, पशुओं की लड़ाई कि यहां के लोग थे, वो आपको पता बैल रखते थे, लेकिन कहीं भी हमें गाय के अस्थि पंजर नहीं मिले। पशुओं की लड़ाई देखते थे, नृत्य करते थे, नाचते थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी ना। जबकि काले पत्थर की नर्तक मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से। कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे। क्या करते थे? नृत्य करते थे। और आपस में पशुओं को लड़ाकर उसकी लड़ाई देखते थे। क्या देखते थे? लड़ाई। प्रिय पशु, इन लोगों का प्रिय पशु क्या था? क्या था? एक सींग का बेल। याद तो रखते हैं भाई, बच्चे पढ़ने लगे। एक सींग का गेंडा कहां से मिला? हड़प्पा से। कहां से मिला? हड़प्पा से। नहीं याद हो जैसी, बार बार कोशिश करो। प्रिय पशु क्या था इन लोगों का? एक सींग का बैल। क्या था? एक सींग का बैल। खाद्यान्न कि ये लोग क्या खाते थे? क्या खाते थे? गेहूं और जौ। अरे वाह, पढ़ने लगे भाई बच्चे, खूब होशियार हो गए। यहां के लोग क्या खाते थे? गेहूं और जौ। क्या खाते थे? गेहूं और जौ। अब देखिए इधर, प्रिय पशु याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? एक सींग का बैल। कौन सा था? एक सींग का बैल। कौन सा था? एक सींग का बैल। खाद्यान्न गेहूं और जौ खाते थे ये लोग। गेहूं और जौ और मिक्स करके खाते थे। और हमें भी खाना चाहिए। खाई हुई है क्या गेहूं और जौ की मिक्स रोटी? एक दिन खाकर देखना। मेरी देखी हुई है। अरे देखी हुई नहीं, खाई हुई। सच में ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक बार खाकर देख लेना, खूब मजा आएगा।
तो यहां के लोग कौन सा खाद्यान्न खाते थे? गेहूं। और जो प्रिय पशु क्या था? एक सींग का बैल। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन पासा, शिकार, आखेट, नृत्य, पशुओं की लड़ाई। तो सामाजिक स्थिति याद हो गई। परिवार की प्रकृति कैसी थी? परिवार की प्रकृति कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। यहां के लोग स्वभाव से क्या थे? शांति प्रिय। यहां के लोग शाकाहारी भी थे। और खाद्यान्न में क्या खाते थे? इनके मनोरंजन के साधन, सबसे प्रिय पशु। शाबाश। आर्थिक स्थिति, कौन सी स्थिति? आर्थिक। यहां के लोग, कहां के लोग? यहां के नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के। यहां के लोग कृषि व पशुपालन करते थे। इधर देखिए, एक लाइन और लिखो यहां। सामाजिक स्थिति में महिलाएं जूड़ा बनाना, केश विनाश, केश विन्यास, नौशेरी। और ये नौशेरी कहां मिली? बलूचिस्तान। हाँ, श्रृंगार करना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति में यहां की महिलाएं थी, वो क्या बनाती थी बच्चों? जूड़ा। और ये लड़कियां बताए कि जूड़ा क्या होता है? क्या होता है जूड़ा? ऊंट बैल के पीछे हल जोड़ने वाला जूड़ा, वही क्या? तो सही में कौन सा जूड़ा? अपने बालों से सिर में क्या बनाना? जूड़ा। जबकि केश विन्यास, केश विन्यास मतलब अलग अलग डिजाइन के अपने बाल तैयार करना, समझ गए ना? उधर से लटकाना, उधर से लटकाना, इधर लटकाना, इधर गेंडिया करना, इधर छोटी करना, अलग अलग प्रकार के। इन लड़कियों को सब पता है। तो क्या करती थी ये वहां की महिलाएं? केश विन्यास, कि अपने बालों का भी श्रृंगार करती थी। किनका श्रृंगार करती थी? देख, अब इसने बना रखे ना अपने केश विन्यास। इसकी अलग स्टाइल है, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी अलग है। उसकी सबसे और ही खतरनाक है? रस्सी बना रखी है। तो बच्चों, महिलाएं अपने बालों का श्रृंगार करती थी, मतलब केश विन्यास। आज नहीं है फैशन, फैशन उस जमाने में भी थी। नौशेरी, ये कोई भाई चीज है श्रृंगार की, तो इसके प्रमाण कहां मिले? बलूचिस्तान में। मतलब क्या था कि यहां की महिलाएं श्रृंगार करती थी। क्या करती थी? श्रृंगार। और कोई इसमें अरे विवाद की स्थिति नहीं है कि हमें श्रृंगार पेटी मिली थी। क्या मिली थी? श्रृंगार पेटी। कहां से मिली थी? हड़प्पा से। तो बिल्कुल, अगर श्रृंगार नहीं करती तो श्रृंगार पेटी क्यों मिलती? अगर श्रृंगार पेटी मिली, इसका मतलब यहां के लोग क्या करते थे? श्रृंगार, काजल, लिपस्टिक सब मिली थी ना। देखिए आर्थिक स्थिति कि उस समय
वहां के लोग गरीब थे, अमीर थे, उनकी स्थिति किस प्रकार की थी, उनका व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था। देखिए आर्थिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि व पशुपालन करते थे। कई बार यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे कृषि, बी में पशुपालन, सी में कृषि व पशुपालन और डी में आ गया कृषि व व्यापार। तो इनकी प्राथमिक स्थिति क्या, कृषि व पशुपालन। अगर कृषि और पशुपालन करेंगे तो व्यापार तो वाणिज्य लोग इनका अपने आप ही कर लेंगे। तो याद रखना इनकी आर्थिक स्थिति का जो प्रथम सीढ़ी थी वो क्या थी, कृषि व पशुपालन। कि यहाँ के लोग खेती करते थे, क्या करते थे, जैसे अपन लोग कर रहे हैं ना। अपन सब लोग किसान है या नहीं, कोई उद्योगपति तो नहीं है आप में से, सब लोग किसान हैं, किसान लोग खेती करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। हमने पढ़ा है कि वहां से हमें ऊंट के प्रमाण कालीबंगा से मिले, घोड़े के प्रमाण मिले, लेकिन कहीं भी हमने गाय के प्रमाण नहीं मिले, बैल के मिले। देखिए यहाँ के लोग कृषि में क्या करते थे, फसल कौन कौन सी फसल करते थे, गेहूं, क्या करते थे, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, तरबूज, खरबूजा, कपास। क्या नहीं, अपन तो बहुत कर रहे हैं, गुआर की कर रहे हैं और बहुत मेथी की कर रहे हैं। मतलब वहां पर ये इतनी फसल थी। चना, मटर, सरसों, राई, तरबूज, खरबूजा, कपास की खेती करते थे। नोट, कपास की देन सिंधु घाटी सभ्यता की है। की है। यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में सिडन कहते हैं। फटाफट लिखो। इधर देखिए कि यहां के लोग खेती करते थे, क्या करते थे, और खेती के साथ क्या करते थे, दूसरा काम पशुपालन। यहां के लोग अपने खेतों में कौन सी फसल करते थे, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, तरबूज, खरबूजा, कपास। इस प्रकार के लोग खेती करते थे। लेकिन इतिहास में माना जाता है कि जो कपास की देन है वो किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की। इतिहास में कपास की देन किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की। यूनानी भाषा में कपास को क्या कहते हैं, सीडन। क्या कहते हैं, याद रख लोगे, क्या कहते हैं, ये नाम अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मसाला यही है यहां, खतरनाक। यूनानी भाषा में कपास को क्या कहते हैं, नोट, ऋग्वेद में
ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को हरियूपिया कहते हैं। फटाफट लिखिए, उसके बाद में इसको समझेंगे। हरियूपिया लिख लिया क्या? आपको पता है उसका काल कौन सा था? 2350 से 1750। और वैदिक सभ्यता का काल कौन सा था? 1750 से 500 ईसा पूर्व। एक सेकंड, दूसरा पेज ओपन करते हैं। इधर देखिए फटाफट। ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हरियूपिया। किससे? याद रख लोगे? आगे चलें। अब देख आपकी समस्या क्या थी, देखिए। C14 मैंने लिखवाया था आपको, कार्बन 14 पद्धति ऐसे लिखवाया था कि कुछ के तहत सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अपने जैसे अपनी सन चल रही है, सन कैलेंडर की, जैसे 2024 चल रही है, तो 24 के बाद में क्या आएगा? 25, 25 के बाद में 26। जबकि ये ईसा पूर्व थी, ये 2350 थी, ये पूर्ण होने पर 49 आएगी, फिर 48, 47 ऐसे उल्टी चलती थी। समझ गया? सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो ये था, ठीक है। और वैदिक सभ्यता उसका ये था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो थे। 1750 से लगभग 500 या 600। समझ गया? तो मतलब कि ऋग्वेद का अध्ययन बाद में हुआ, तो ऋग्वेद में उसे क्या कहते हैं? हरियूपा। अब देख ले कितनी पहली होगी, निकाल ले। अरे मैंने तो एक गणित लिख दी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आज अपनी 2024 चल रही है, 24 कंप्लीट होगी तब क्या होगी? और 25 हो जाएगी तब। लेकिन ईसा पूर्व जो चलती थी, अब सन चल रही है। ईसा पूर्व में क्या होता था कि पीछे चलती थी। जैसे ये 2350 थी, तो इनका मैंने ऐसे नहीं लिखवाया आपको कि 1750 से 2350, ऐसे थोड़ी लिखवाया है मैंने। अगर 1750 से 2350 होता तब तो ये ऐसे होती। कैसे होती? ऐसे होती। होती या नहीं होती? जबकि मैंने आपको लिखवाया 2350 से 1750, मतलब कि घटते क्रम आ रहे हैं ना। समझ में आया? अरे यहां से हुई, ये लगभग यहां से, लेकिन कोई ये प्रमाण नहीं मिलेंगे 5000 से 5040 से। समझ गए ना? अनुमान लगा सकते हैं। 600 ईसा पूर्व आती है, 600 से वापिस 601 से स्टार्ट होती है। कहां से? जिससे अपनी कौन सी हिजरी संवत का नाम सुना है क्या? हिजरी संवत, संख संवत। और अभी अपना कौन सा कैलेंडर चल रहा है? कौन सी संवत का चल रहा है? संख संवत का। कौन सा? और एक हिंदी वाला भी चल रहा है, विक्रमी। 57
इसमें 57 जोड़ो 2024 में। समझ गए? ये गणित निकाल लिया करो, 57 ऐड कर दिया करो सन में। 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी। ये लफड़ा ये सारा समझा दूंगा मैं आपको जब राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे आप तब। कौन सी? अरे तो इनसे निकाल ले, 2350 से 1750 तक तो इसका समय रहा, फिर ये 0 तक आई, 0 के आने के बाद में 1 से स्टार्ट हो गई अपनी ये। अब देख लो कितनी साल हो गई। अब ये जोड़ के भी मैं बताऊंगा कि आपको, ये काम आपका है, मेरे को जोड़ आते ही नहीं है। अरे इसमें बताने के क्या है, देखिए 2350 से 1750 माइनस कर सकते हो कि कितने समय तो इसका काल रहा, फिर आज तक जो समय है वो और जोड़ लो। वो बोलते हैं ना आड़ू बुद्धि, तो बुद्धि आड़ू हो रही है तारी। हाँ देखिए आगे, व्यापार। देखिए बच्चों कि यहां के लोग व्यापार करते थे या नहीं करते थे? आयात व निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और वो आयात भी करते थे और निर्यात भी। आयात किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश के सामान को अपने यहां खरीद कर लाना क्या कहलाता है? आयात। मतलब दूसरे देश का सामान अपने देश आया तो वो क्या हो गया? जबकि अपने देश की वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचना। निर्यात मतलब निकलना, अपने देश का माल यहां से निकलकर दूसरी जगह जाना, निकलना मतलब निर्यात, आना मतलब आयात। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे। देखिए ये लोग आयात किसका करते थे? सोना, चांदी, तांबा किसका करते थे? सोना, चांदी, तांबा। जबकि ये लोग निर्यात अपने देश का सामान बेचते थे, वो किसका करते थे? कपास का। किसका करते थे? सूती वस्त्र। कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे। आयात किसका करते थे? सोना, चांदी, तांबा। जबकि निर्यात कपास का, सूती वस्त्र का। देखिए ये लोग सोना का व्यापार किसके साथ करते थे? कश्मीर। किसके साथ? कश्मीर और कर्नाटक के साथ व्यापार सोना का। चांदी का व्यापार किसके साथ करते थे? अफगानिस्तान और ईरान के साथ। जबकि तांबा का व्यापार ये लोग किससे करते थे? खेतड़ी। और ये खेतड़ी कौन सी है? अपने वाली खेतड़ी। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नाम आ गया तो गणेश्वर मतलब अपने यहां कांटली नदी के आसपास खंडेला की पहाड़ियों से तांबा निकालते थे लोग। इसके अलावा एक दूसरा स्थान था बलूचिस्तान।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का व्यापार कश्मीर कर्नाटक से खरीदते थे, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, जबकि तांबा खेतड़ी गणेश्वर बलूचिस्तान, याद रख लोगे। जबकि निर्यात किसका करते थे? कपास व सूती वस्त्र का। लिख दो फटाफट ये नोट। सिंधु घाटी तांबा खेतड़ी होएगा। वणिक लोग व्यापार करते थे प्रशासन चलाते थे। देखिए कि यहां के लोग आपस में मधुर संबंध रखते थे। कैसे संबंध? अच्छे रिश्ते। वणिक लोग, जो व्यापारी लोग थे, वो व्यापार करते थे और अपने व्यापार के साथ प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, प्रशासन चलाने का काम भी करते थे। और पुरोहित वर्ग क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाते थे। तो फटाफट धार्मिक स्थिति। प्रकृति, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पीपल, तुलसी, मातृ शक्ति, पशुपति शिव, एक सिंह के बेल, जल, सूरज, सूरज मतलब सूर्य की पूजा करते थे। मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। हड़प्पा से 23 ताबीज मिले कि यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण
जॉन मार्शल आ रहे। प्रशासनिक शिथिलता, ए घोष नदियों का मार्ग परिवर्तन, मार्टिन व्हीलर आर्यों का आक्रमण। इधर देखिए फटाफट एक बार, इधर देखिए एक मिनट। धार्मिक स्थिति कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी? क्या वो पूजा पाठ अर्चना करते थे? क्या अलग अलग स्थानों की खुदाई हुई लेकिन कहीं पर भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये लोग पेड़ पौधों में पीपल तुलसी की पूजा करते थे, मातर शक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा में मातर देवी की जो मोहर मिली थी ना, एक पशुपति शिव की मोहर मिली मोहनजोदड़ो से, कि यहाँ के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, एक सिंह वाले बैल की करते थे, जल की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। मतलब यहाँ के लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये तो मान लिया ने कि धार्मिक रूप से पूजा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज अपन पत्थर की मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। हड़प्पा से 23 ताबीज मिले। ताबीज देखे हुए है ना, कि हड़प्पा से 23 ताबीज मिले एक साथ। इसका मतलब कि उस समय वहां के लोग भी अंधविश्वासी थे। किस जगह के लोग अंधविश्वासी थे? हड़प्पा के, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 23 ताबीज कहां मिले? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, मतलब उसका पतन किस प्रकार हुआ, तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग रहा है। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता, कि उसका प्रशासन सही से संतुलित नहीं था, इसी कारण इसका धीरे धीरे क्या हो गया? पतन हो गया। ए घोष, अमलानंद घोष, इसने कहा कि धीरे धीरे जो नदियां बहती थी इन सभ्यताओं के किनारे, उनका मार्ग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, जिसके कारण वहां पर नहीं तो फसल होती थी और नहीं पानी था, जिसके कारण ये सभ्यता ध्वस्त हो गई। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि यहां पर आर्यों ने आक्रमण किया और इन्हीं आक्रमण के साथ ये सभ्यता यहां से उजड़ गई। समझ गए ना? आर्य वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे आर्य।